आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं जो हम लोग का सब्जेक्टिव टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री में हम शुरुआत करेंगे। आज पहला लेक्चर हम लोग का रहेगा एल्टी ग्रेड का। अगर हम बात करें, देखिए आपको सिलेबस तो काफ़ी ब्रॉड है। इस पर्सपेक्टिव से आप ध्यान दीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा कि भाई आप लोगों को प्री ही नहीं देना है, मेंस भी देना है, क्योंकि मेंस में रिटन आपका एग्जामिनेशन है। मतलब आपका कंटेंट जितना ज़्यादा बिल्ड होगा उतना ही बढ़िया तरीके से आप चीज़ें कर पाएंगे। अब हम समय को व्यतीत न करते हुए फटाफट टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। और टॉपिक की बात करें, आज हम टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं इस यूनिट्स में, तो आप लोगों को टॉपिक रहेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन आपको प्री में देखने के लिए मिल जाएंगे लगभग आसपास। और जो पीरियोडिक टेबल है इसमें भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन, और केमिकल बॉन्डिंग इसमें से भी 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को वाले हैं, ठीक है। तो पहला हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, पूरा फैक्चुअल और तरीके से बताएंगे, पूरा डेरिवेशन के साथ भी कि किस तरह से होगा। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआत शुरू से होती है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के बारे में। इसको बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो जॉन डाल्टन थे। इन्होंने क्या बातें कह दी कि इनको इतना ज़्यादा प्रेसिसाइज किया गया, तो इन्होंने बातें कही की थी कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ मैटर। भाई कहा गया कि एटम जो होता है बहुत ही छोटा, मतलब अगर पेन को हम लें, उसको तोड़ते उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दें, उसके बाद जो बचा हुआ टुकड़ा रहेगा एकदम लास्ट वाला, वही है, मतलब इनविजिबल कंपाउंड पार्टिकल्स है। दूसरी बात इनको कही गई कि इन्होंने एवरी एलिमेंट्स हैज ए डिफिनिट एटम, मतलब हर कोई जो एलिमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा वो डिफरेंट एटम से मिलकर बना होगा, ठीक है। तो ये दो इनकी बातें बहुत ज़्यादा फेमस रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ें, उसके बाद आ जाएगा जिसे कहते हैं फ़ैराडे। माइकल्स फ़ैराडे ने क्या बात कही? तो माइकल्स फ़ैराडे उस समय क्या कर रहे थे कि ये कैथोड रे ट्यूब का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और इन्होंने इलेक्ट्रोलाइसिस और कैथोड रे ट्यूब पे पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट। अब सर कैथोड रे ट्यूब क्या होता है, तो वो चीज़ अभी बताएंगे आगे। मैं इतना समझा दूँ आपको कि ये काम क्या कर रहे हैं। जैसे आपने पुरानी टेलीविज़न देखे होंगे, तो पुरानी टेलीविज़न को जब चालू किया था तो उसमें क्या होता था, डॉटेड ऐसे आ जाते थे, डॉट 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 करके ऐसे लाइनें रहती थी, ठीक है। जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे, तो समझिए कि जो डॉट डॉट लाइनें हैं वही कैथोड रे ट्यूब की तरह काम करती थी। पुराने टेलीविज़न में आप चालू जब करते थे, देखिए थे कि आपको सफ़ेद-सफ़ेद तरीके का आपको डॉटेड लाइनें दिखती थी। तो वो क्या कर रही थी, वो कैथोड रे ट्यूब की तरह बिहेव कर रही थी। तो मैंने आपको इतना समझाने का प्रयास किया, ठीक है। आगे हम बात करें, जो जे थॉम्सन थे। जे थॉम्सन ने किस तरह का मॉडल, क्या चीज़ें प्रोड्यूस की, तो आपने बताया कि जे थॉम्सन ने क्या किया था। जे थॉम्सन ने जो यहाँ जो माइकस फ़ैराडे का जो कैथोड रे ट्यूब था, उस कैथोड रे ट्यूब की सहायता से इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कर दी थी, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह कर पाए, क्या चीज़ें कर पाए, ये चीज़ें समझिए, क्योंकि सहायता से इनके कोई इनके ही ट्यूब की चीज़ों से समझा था। कुछ लोग इसीलिए कह देते हैं कि भाई माइकस फ़ैराडे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किए थे, तो ऐसा नहीं है, गलत है, क्योंकि इन्हीं का एक्सपेरिमेंट वो यूज़ किए थे जिस वजह से ऐसा हो पाया, ठीक है। अब इनका एक्सपेरिमेंट ये कैसे यूज़ कर पाए, क्या चीज़ें यूटिलाइज़ हो पाई, ये हम लोग समझने वाले। देखिए इनका क्या हुआ था, इन्होंने एक वैक्यूम क्रिएट किया था और एक ग्लास ट्यूब ली थी जिसमें एक कैथोड और उन्होंने एनोड लिया था। कैथोड की तरफ जो आप देखेंगे, ठीक है, तो कैथोड और एनोड इन्होंने ट्यूब लिया था, ठीक है। तो इतना समझिए, जो आपका एनोड होता है उस एनोड की तरफ इन्होंने, मैं ऐसे बना देता हूँ फटाफट तरीके से, देखिए आपका इन्होंने ऐसे दिया, यहाँ पर आपका ऐसे तरीके से कैथोड था और यहाँ पर एनोड दिया। अब यहाँ बीच में वैक्यूम क्रिएट कर दिया था, एनोड की तरफ इन्होंने ऐसे जाली कर दिए थे, ठीक है, इसको टुकड़े कर दिए थे, मतलब होल था इसमें। और यहाँ ZnS यानी जिंक सल्फाइड का इन्होंने कोटिंग कर दिया। तो जैसा ही आप देख रहे थे, जिसमें से अल्फ़ा पार्टिकल जब निकल के यहाँ जा रहे थे, यहाँ कैथोड से जब रे निकल के जा रही थी, इनविजिबल रेस निकल के जा रही थी, तो यहाँ पर क्या हो रही थी, यहाँ डॉटेड पॉइंट कर देती हैं, ऐसे डॉटेड डॉटेड पॉइंट हो जाता है। ये पॉइंट कैसा है, जैसा अभी ऊपर बताया है कि टेलीविज़न में जैसा आपको देखिए ब्लैंकिंग पॉइंट दिख रहे थे, ऐसे तरीके से इसमें ब्लैंकिंग पॉइंट दिखने लगे थे, ठीक है। तो ये चीज़ें इसके अंदर देखने के लिए मिल रही थी। तो ये चीज़ इन्होंने ऑब्जर्व किया था। अब इन्होंने इसके बाद क्या चीज़ें देखी थी, इसको समझते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, आगे मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो इन्होंने एक चीज़ बहुत बढ़िया सा इसमें बताया था कि भाई एनी एलिमेंट विल हैव सेम चार्ज बाय मास रेशियो। इन्होंने बताया कि भाई किसी भी एलिमेंट का जो हम देख रहे हैं उसमें उसका जो चार्ज है और बाई में मास, उसका रेशियो ही होता है, ठीक है। अब ये चार्ज बाई में मास रेशियो कैसे काम करता है इसके बारे में देख लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि भाई जो जो रेस जा रही थी, इनको इन्होंने क्या किया था, एक इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो है चीज़ें लगा दी थी यहाँ से। तो एक पॉजिटिव तरीके की, एक नेगेटिव तरीके। तो आप देख रहे हैं कि जो कैथोड रे हैं निकल के इधर से जा रही हैं,
और ये जो रे हैं ये अट्रैक्ट हो रही थी नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। तो जैसा अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको डॉटेड पॉइंटें दिखेंगी, तो यहाँ उनको डॉटेड पॉइंटें दिखी। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि भाई प्लस की तरफ कौन जाता है? माइनस से जाता है, तो ऑब्वियसली ये क्लियर हो गया कि इधर से माइनस कोई इलेक्ट्रॉन ही आ रहा है, कोई चार्ज आ रहा है जो कि कैसा है? माइनस है। ऐसी बातें क्लियर हो गई, ठीक। अब हम बात करें ई बाई में एम की वैल्यू, तो क्या होता है? ई बाई एम का मान होता है ई फॉर इलेक्ट्रॉन, एम फॉर इलेक्ट्रॉन का मास, और इसकी वैल्यू होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। और मास की बात करें तो 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 किलोग्राम होता है। अब जब दोनों का रेशियो दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 1.75 मल्टीप्लाई 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, ठीक है। तो ये चीज़ आप लगे, क्योंकि ये यूनिट तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ यूनिट याद रखेंगे का प्रयास कीजिए, ठीक। अब अगर हम बात करें आगे चल के थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, तो थॉमसन का क्या मॉडल था? थॉमसन का भाई मॉडल जो था वो बेस्ड था वाटरमेलन मॉडल पे, यानी मतलब उन्होंने कहा जैसे एक वाटरमेलन हो जिसमें वाइट जो आपको जितना रेडिश पार्ट दिखेगा उसके अंदर उसके सीड्स दिखेंगे, तो जो सीड्स उसके हैं वो इलेक्ट्रॉन है, और जो आपको रेडिश पार्ट दिख रहा है वो आपके क्या है? प्रोटॉन होते हैं। ऐसी बात उन्होंने मतलब वहाँ कहा कि प्रोटॉन नहीं, क्योंकि प्रोटॉन की जिसकी भी हुई नहीं थी उस समय, चीज़ नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि वो आपका जो है एटम है, ठीक। इसलिए वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं उसको। रेजिन पुटिंग मॉडल भी कहा जाता है। तो रेजिन पुटिंग मॉडल क्या है? तो कुछ रेजिन पुटिंग का मतलब होता है, रेजिन शब्द राइस से आता है, राइस का मतलब होता है चावल। भाई चावल से हम लोग बनाते हैं खीर दूध डाल के, तो खीर बनाने के बाद उसमें से जो आप किशमिश देख रहे हैं, तो देखिए कई जगह किशमिश देखने के लिए मिल रहा है इसमें, ठीक है। तो किशमिश जो है आपका, ये किशमिश जैसे दिखता है ऐसे ही किशमिश है इलेक्ट्रॉन, और ये जो चावल आपको दिख रहे हैं वो आपके पूरे के पूरे एटम हुए। तो ऐसे इन्होंने ये दो मॉडल के रूप में इनको जाना जाता है, इनका मॉडल दो नाम से फेमस है। ऐसे ही भी बात करें हम मिल्कन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तो मिल्कन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में चीज़ें क्या की थी, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि भाई देखिए, यहाँ से उन्होंने एक ऑयल लिया था और यहाँ पर उन्होंने दो प्लेटिंग की थी। एक प्लेटिंग पॉजिटिवली था, दूसरा नेगेटिवली चार्ज था, और यहाँ से वो ऑयल को स्कैटर मतलब देख यहाँ पर डाल रहे थे, जिससे पतला सा होल यहाँ पर उन्होंने किया था। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ देखिए बहुत पतला सा यहाँ उन्होंने होल किया था, ठीक है। एक बार बता देते हैं, ये देखिए यहाँ होल पतला सा किया है, और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और यहाँ ऑयल का स्प्रे किया। अब यहाँ से एक्सरे वो पास कर रहे हैं, एक्सरे पास कर रहे हैं, और यहाँ पर होल्ड करा, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई ऑयल में क्या चीज़ें हुई, ठीक है। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ें पाई कि ये जो निकल के जा रहा है वो उसका आवेश हो क्यू, और इलेक्ट्रिकल फील्ड क्योंकि उन्होंने जनरेट किया तो ये क्यू ई के दिख रहे थे, तो उन्होंने देखा कि भाई कोई भी चीज़ें होती हैं तो वो जो है उसके ऊपर ग्रेविटी वर्क करती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके अंदर का जो मास है वो mg हो जाएगा, ठीक है। तो यही निकल के आया क्यू यू, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है बराबर होता है mg के, ठीक है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का जो हम एक इलेक्ट्रॉन के बारे में कहेंगे, चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का, तो लगभग आता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम। और ऐसे ही अगर हम ESU में वैल्यू देखें तो ESU में वैल्यू होता है 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 ESU, ये भी याद रखिएगा आप लोग। पहले बात है ESU क्या होता है, तो ESU का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉन स्टैटिक यूनिट, तो ये भी याद रखिएगा। तो मतलब एक्सपेरिमेंट में इन्होंने इनके जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन के वो बात इन्होंने क्लियर की थी, ठीक है। आगे हम बात करें जो रदरफोर्ड का मॉडल है, ये बहुत ही फेमस मॉडल माना जाता है, ठीक है। रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो काफ़ी फेमस माना जाता है, ठीक है। और ये इन्हों का मॉडल जो है वो बेस्ड है गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट पे। जो गोल्ड फॉइल का एक्सपेरिमेंट है इस पे बेस्ड है। इन्होंने क्या किया था, जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं उन पे जो है बमबारी कराई थी, जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल की किस पे? गोल्ड के फॉइल पे। अब क्या किया था, तो भाई एक्स-रे सोर्स लिया था और लेड का प्लेट था, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तो गोल्ड का फॉइल ले लिया था। अब गोल्ड का फॉइल जब लिया तो ये रेस निकल के जा रही थी और ये चारों तरफ स्कैटर हो रहा था, ठीक है। जिंक सल्फाइड का यहाँ भी कोटिंग किया और यहाँ ब्लैंकेट दिखने शुरू हो गए, जहाँ-जहाँ जाया तहाँ-तहाँ ब्लैंकेट दिखने शुरू हो गए। अब इन एक्सपेरिमेंट से क्या इन्होंने पाया, तो इस एक्सपेरिमेंट से वो ये पा रहे हैं, ठीक है, कि भाई जो यहाँ पर पार्टिकल जा रहे हैं उसमें से 20,000 में से कोई एक पार्टिकल पीछे की तरफ मूव कर रहा है। तो पीछे की तरफ मूव करने का मतलब कहीं न कहीं वो 20,000 में से पीछे की तरफ एक जा रहा है, तो बीच में ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। कोई पॉजिटिव चार्ज वाला कैटेगरी वाला कंपाउंड जो बहुत ज़्यादा सॉलिड है वो
जो है पीछे की तरफ किसी चीज़ को ढकेल रहा है, इस तरह से ऐसे हो रहा है, ठीक है। बाकी आपने 11th-10th में और 9th में चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल से समझी होंगी, हमें ओवरव्यू देना है आपको, ठीक है। तो ओवरऑल ये होता है कि जो चीज़ें आप लोग देख पा रहे हैं वो ये है कि जो फॉर्मूले निकल के आएँगे इससे डिवाइड करने के बाद वो ये आएगा कि के जो होता है ZE बाई में R स्क्वायर इज इक्वल टू MV स्क्वायर बाई में R होता है, ठीक है। तो ये ZE क्या है, ZE होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और जो V है आप लोग M दिख रहा है वो है मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन और V जो है वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, और K जो है आपका कहाँ से आता है, तो K जो आपने पढ़ा था भाई मैग्नेटिक फील्ड में आपने पढ़ा होगा, जो है चीज़ें बताई गई होंगी। तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये चीज़ें आपने, तो ये जो K की वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर मानी जाती है, ठीक है। तो यहाँ से वो Q की वैल्यू निकल के आती है। अब रदरफोर्ड ने अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो तो चीज़ें बता ही दी कि किस तरह से एक्सपेरिमेंट था। बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट था और पहली बार किसी ने इतना फैक्चुअल चीज़ें बताई थी, बहुत डिटेल में चीज़ें बताई थी। अब लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि भाई इन्होंने बता तो दिया कि इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन इस तरह से काम चल रहा है, चीज़ें हैं। लेकिन फिर उन्होंने क्या हुआ, इनसे पूछा गया क्वेश्चन कि भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 आप बता रहे हैं, इसका वेट बता रहे हैं 16। तो ये इसका वेट 16 आया कहाँ से होगा? क्योंकि अभी आप बता रहे हैं, जो चीज़ें बता रहे हैं वो आप ये कह रहे हैं कि भाई किसी का परमाणु का जो भार है वो 8 है, तो 8 ही तो होगा, बाकी जो 8 है वो कहाँ से आया है? यानी कि 16 कैसे हो गया? तो 16 कैसे होगा इसको कमेंट बॉक्स में आप पहले लिखिए मुझसे, ठीक है? बाकी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए भाई 16 बात कैसे हो गया, ये बात आपको, क्योंकि उस समय भाई न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं थी। आप उस समय के हिसाब से सोचेंगे तो आपको समझ में आया कि भाई उस समय न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं थी। फिर भी अगर ये बात कही गई कि 16 हुआ तो कैसे हो गया? तो क्योंकि आप बताएँ, आपको बताएँ कि इसके बारे में जो चीज़ें आपकी ये चल रही है, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरी चीज़ें हुई, तो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आगे चल के इनके जो एक चेले हैं, ठीक है? जो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट तो इन्होंने बता दिया गोल्ड फॉयल का, इस तरह से चीज़ें हुई और ऐसे ही घूमता रहेगा। इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इन्होंने ये चीज़ कन्फर्म कैसे होगा कि भाई 16 अगर हुए, तो इलेक्ट्रॉन तो पता चल गया कि उसके नंबर के काम चल रहा है, लेकिन भाई उसके बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई नहीं, क्योंकि प्रोटॉन की डिस्कवरी तो सबसे लास्ट में जाके हुई, वो भी 1932 के आस-पास हुआ नियर अबाउट में, तो उतना ज़्यादा लेट तो हो गया। तो अब 1932 में चैडविक ने क्योंकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की और बहुत टाइम बाद, तो इससे पहले एक साइंटिस्ट थे जो इसी चीज़ पे काम कर रहे थे, ठीक है? किस पे, रदरफोर्ड के एस्पेक्टिक एक्सपेरिमेंट के 20 के थीसिस पे ही कुछ चीज़ें समझ रहे थे, वो चीज़ें बता रहे थे। वो साइंटिस्ट जो है मैक्सवेल थियरी, उन्होंने अपनी एक डायनामिक थियरी दी थी। डायनामिक का मतलब होता है जो लगातार मूवमेंट में रहे, इधर घूमे, और इलेक्ट्रॉन ऐसा ही करता है कुछ कि चारों तरफ डायनामिक रहता है। जैसा कि आपने रदरफोर्ड मॉडल में चीज़ें देखी होंगी तो समझ में आया होगा। ये क्या बता रहे थे? ये बता रहे थे एनी मूविंग चार्ज सब्जेक्ट टू एक्सेलरेट विथ कंटिन्यूअसली लॉस ऑफ एनर्जी। इन्होंने कहा कि भाई जो लगातार घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वो एक समय ऐसा है कि घूमते कहाँ चले जाएँगे? सेंटर के अंदर ही चले जाएँगे, ठीक है? तो ये बात इनके हिसाब से चीज़ें थी, बाकी इन्होंने मैथमेटिकल टर्म दिया था। तो अब चीज़ें, क्योंकि रदरफोर्ड इनके एक्सपेरिमेंट को समझ रहे थे और इनके एक्सपेरिमेंट को भी वो जान रहे हैं और अपना भी थीसिस समझ रहे हैं, तो इनसे पूछा गया कि भाई अब बताइए आप कि दोनों चीज़ों में से इलेक्ट्रॉन आखिर जो ऑक्सीजन पे 16 का है वो कहाँ से आया? तो इन्होंने बताया, देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए कि जो 16 रहे होंगे वो कैसे हुए होंगे। अब समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है? तो उन्होंने कहा भाई देखो, एक बात समझो कि जो अगर कोई न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो मान लो कि इसके ऊपर जो है कि 8 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि आप सोच लो कुछ देर के लिए, ऐसे ही समझो कि जो आपका इलेक्ट्रॉन 8 ना समझो, अब देखो कि ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। अब घूमते-घूमते कुछ इलेक्ट्रॉन जो हैं, जैसे कि 8, कुछ कुछ ऐसे न्यूट्रल फैक्टर होंगे, कुछ उन्होंने कहा कुछ ऐसे न्यूट्रल फैक्टर होंगे, जो घूमते-घूमते कहाँ चले जाएँगे? न्यूक्लियस के अंदर चले जाएँगे, ठीक है? कैसे? कैसे उन्होंने कहा? जैसे आप देखो, सोचो कि उन्होंने कहा कि भाई आप सोच लो कि 16 जो चीज़ है पॉजिटिवली चार्ज कोई चीज़ है और 16 जो है कुछ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? क्योंकि उस समय प्रोटॉन की तो डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो हो गई थी। प्रोटॉन के बारे में तो पता नहीं है, तो वो दिमाग में पी का मतलब ऐसे सोच रहे थे, न्यूट्रल पार्टिकल कुछ अपने हिसाब में दिमाग में लगा लिया। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इतना ज़्यादा पी मतलब प्रोटॉन व होने के जो है लगातार घूम रहे हैं। तो अब लगातार यहाँ ऐसे-ऐसे घूमते उन्होंने माना कि भाई जो घूमने वाला लास्ट वाला भी, ये भी और ये न्यूक्लियस जो है,
तो यहाँ भी मान के चलो 16 है और यहाँ मान लो 8 है, तो ये मान रहा है कि यहाँ 8 है कुछ और यहाँ 16 है। अब क्योंकि उनका भाई क्योंकि मैक्सवेल की थियरी वो देख रहे हैं, तो मैक्सवेल की थियरी क्या था, घूमते-घूमते अंदर चला आता है। तो उस थियरी को ये बताने के लिए कहा कि ये घूमते-घूमते जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसमें से आधे इलेक्ट्रॉन अंदर चले जाते हैं। ये उनका कहना था। आधे कुछ जाकर अंदर चले जाते हैं। सर अंदर चले जाएँगे तब क्या होगा? भाई अगर अंदर चले गए तो फिर दिक्कत क्या होगी? तो उन्होंने बताया कि भाई देखो जो आगे अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वो सोच लो कि एक कोई पॉजिटिवली चार्ज है और 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? तो अब जब पॉजिटिव कोई है और कोई नेगेटिव है तो दोनों मर जाते हैं और मर करके क्या हो जाएँगे? न्यूट्रल हो जाते हैं। मर करके क्या हो जाएँगे? न्यूट्रल हो जाएँगे। तो न्यूट्रल क्योंकि न्यूट्रॉन की खोज उस समय हुई नहीं, तो न्यूट्रॉन की जब खोज नहीं हुई तो इन्होंने क्या माना कि भाई वो कुछ न्यूट्रल हो जाते हैं, आगे जाकर इसकी डिस्कवरी हो जाएगी, वो चीज़ें समझाएँगे। तो उस हिसाब से उन्होंने ओवरऑल इतना बताने का प्रयास किया, मतलब उस समय इतनी बातें भी करनी बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने बात कही थी कि भाई न्यूक्लियस के अंदर जो है वो मैक्सिमम कैपेबिलिटी रहेगी और इलेक्ट्रॉन अगर 8 है तो इसके पास 16 होगा, 16 में 8 न्यूट्रल कोई चीज़ है और 8 कोई जो है वो प्रोटॉन ही है, ठीक है? ये बात इन्होंने बता दी, ठीक। अब आगे चल के जो ये मॉडल है उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं बोहर्स, ठीक है? तो बोहर्स का जो मॉडल था वो बहुत अच्छे से तो बोहर ने कहा भाई कि जो न्यूट्रॉन की बात की गई, ठीक है? न्यूट्रॉन क्योंकि वो न्यूट्रॉन बता नहीं पाए, न्यूट्रॉन की बातें हुई नहीं। तो प्रोटॉन और क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बातें होने लगी थी, तो ऐसा है कि ये मानते गए, इन्होंने ऐसा माना कि भाई न्यूट्रॉन है और बहुत सारे जो है इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल हैं। लेकिन कहा कि हर वो ऑर्बिटल नहीं कहा जाएगा। वो ऑर्बिटल कहा जाएगा जिसके पास स्टेशनरी ऑर्बिट होगा। अब सर स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए क्या फैक्टर होता है? तो स्टेशनरी ऑर्बिट के लिए पहला फैक्टर होगा कि उसके पास ऑर्बिट एंगुलर जो है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट हो या मोमेंटम हो, ठीक है? मतलब उसके लिए एंगुलर फॉर्मेशन होना चाहिए और मोमेंटम होना चाहिए। हालाँकि इसके लिए फ़ॉर्मूला एक है, वो फ़ॉर्मूला इन्हीं के द्वारा चीज़ें प्रेडिक्ट की गई थी कि mvr = nh बाय में 2 पाई। लेकिन ये फ़ॉर्मूला ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। आगे चल के इनका एक चेला था जिसका नाम था डी ब्रोगली, ठीक है? जैसा मैंने बताया और इन्होंने इसके बारे में एक्सप्लेन किया और इसीलिए आप पढ़ते हैं कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट एज़ अ पार्टिकल एंड ए वेव। तो ये बात इन्होंने बताया था, इनके चेले ने, ठीक है? तो लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन मान तो रहे थे कि एंगुलर और ऑर्बिटल एंगुलर और उसके बाद मोमेंटम में काम चल रहा है, ठीक है? तो इस तरह से इन्होंने अपने बारे में बताया, चीज़ें एक्सप्लेन की और बढ़िया भी था। अब बात आ रही सर इसमें यम क्या है, आर क्या है, वी क्या है, एन क्या है, एच क्या है, पाई क्या है? तो पाई की वैल्यू सबको पता है 22/7 होती है। एच वैल्यू जो है प्लांक कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10⁻−34 जूल पर सेकेंड। जो एन है वो ऑर्बिट है नंबर या एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं, ठीक है? जो आर है वो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिटल है, ठीक है? और वी है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इनके जो है आप लोग देखेंगे, ठीक है? तो बोह्रस का मॉडल आ गया। अब बोह्रस के मॉडल तो आ गए, इसमें जैसा शुरू में ही आपको मैंने बताया था कि के जेड ई स्क्वायर बाई में आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई में आर। अब देखिए यही चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप जब देखेंगे तो आपके डिस्क्रिप्टिव भी क्वेश्चन आएंगे और आपका मेंस का पैटर्न यहीं से शुरू होता है क्योंकि मेंस में आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो इसका डेरिवेशन किस तरह से होगा या इनके बीच में कैसा किस तरह का रिलेशन आएगा, ऐसा क्वेश्चन ज़रूर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? तो वो ध्यान रखिए, मैं आपको डिराइव करके बता रहा हूँ, ठीक है? पहला क्लास है तो आपको समझने का ही प्रोसेस करना है इसमें, ठीक है? अब यहाँ पर डिराइव करें अगर हम तो डिराइव कैसे होगा? तो पहला जो कि ऑप्शन उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, फिर आप देखें mvr इक्वल टू nh बाई में 2 पाई और ये किसने बताया? बोहर ने अपने उसमें चीज़ों को एक्सप्लेन करते हुए बताया। अब बोथ साइड आपको कर लेना क्या है? स्क्वायर कर लेना, तो सबका स्क्वायर हो जाएगा। अब जब सबका स्क्वायर हो जाएगा तो 2 का जब स्क्वायर होगा तो वो भाई 4 ही हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोगों का क्या करना है, जो कंपाउंड है वो इस तरह से अब इसको अरेंज करना है। क्यों अरेंज करना है? क्योंकि ऊपर का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा, ठीक है? अभी फॉर्मूला आपने ऊपर का पढ़ा है और उस पर के फॉर्मूले को अगर हम ध्यान से समझें तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हो जा रहा है के जो है जेड ई स्क्वायर बाई में देखिए यम वी स्क्वायर बाई में आर। तो हमें ऐसा फैक्टर लाना है कि यम वी स्क्वायर में आर हो जाए, ठीक है? तो हम क्या करेंगे इसमें, हम कंपाउंड में तो यहाँ पर हम करेंगे यम वी स्क्वायर कर देंगे और यहाँ से जो एक्स्ट्रा आर है वो नीचे की तरफ भेज देंगे, ठीक है? तो यहाँ आ जाएगा वो।
अब बोथ साइड क्या करेंगे, 1/r से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो दोनों तरफ जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंपाउंड में 1/r और यहाँ भी 1/r, तो r है तो r पे क्यूब हो जाएगा, इतना जानिए। अब देखिए ये कंपाउंड और पहले वाला इक्वेशन दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, दोनों में क्या होगा, यम वी स्क्वायर बाई में आर की जो वैल्यू है दोनों में सेम हो जाएगी। तो वहाँ से आ जाएगा क्या, क्योंकि के जड़ ई स्क्वायर बाई में आर स्क्वायर होता है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ लिख देंगे और ये वाला कंपाउंड यहाँ लिख देंगे, दोनों का कंपेयरिंग हो जाएगा। कंपेयरिंग होने से ये आर की वैल्यू आर स्क्वायर से आर क्यूब में से कट जाएगा, तो एक आर बचेगा। अब यही आगे आर जाकर हमारा कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। तो अगर हम आर की बात करें तो आर क्या होगा कि के जड़ ई स्क्वायर मल्टीप्लाई 4πr² एम और आर हो जाएगा, और एन स्क्वायर मतलब इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लिया। अब जो आर है वो nth ऑफ द ऑर्बिटल है, ये याद रखिएगा। तो अब जब इसको रोक लेंगे आप तो पूरा ये चीज़ें मटेरियल नीचे आ जाएगा, यानी कि जड़ ई स्क्वायर 4π² एम स्क्वायर। अब इसको ऐसा अरेंज करना है आपको, ठीक है। इस तरह से अरेंज कीजिए कि इस पूरे वैल्यू को साथ में लिख लीजिए और बाकी एच स्क्वायर बाई में जड़ कर लीजिए। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको भी समझाते हैं, ठीक है। अब क्योंकि देखिए कुछ की सबकी वैल्यू हमें पता है, एच की वैल्यू हमें पता है, प्लांक कांस्टेंट होता है। पाई की वैल्यू हम क्लियर कर रहे हैं, 22/7 होगा। एम की वैल्यू हमें पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है। के की वैल्यू हमें याद रखनी है, 9 × 10⁻⁻9 होता है। इलेक्ट्रॉन का हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 होगा, ठीक। तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन भी दिए रहेंगे, ठीक। अब आगे हम देखें ध्यान से, तो पहले एक बार रिवाइज कीजिए जो हमने पढ़ाया है, वो आप अगर रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या बताया, ठीक है। और अगर आप धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे, ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। अब जैसे हमें देखने को मिलेगा ऊपर वाला कंपाउंड अगर हम देखें यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, ठीक। यहाँ से अगर आप देखना प्रयास करें तो यहाँ से क्या हो रहा है, ठीक। यहाँ से जो हम पूरी वैल्यू जब रख लेंगे तो उसकी वैल्यू निकल के आएगी 4r nth जो आएगा 0.529 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर बाई में जेड और एंगस्ट्राम में वैल्यू आ जाएगी। और यही क्वेश्चन आपके प्री में पूछा जाएगा और पूरा जो डेरिवेशन इसमें आएगा। नोट वाली बात इतनी है कि जो भाई बोहर ने जो अपना थियरी दे दिया वो वैलिड था ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में, जिसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके लिए ही ये वैल्यू काम कर रही थी, और बाकी किसी के नहीं। जैसे एच पे, एच ई प्लस पे, Li+2 पे, Be+2 पे, इन सब पे काम कर रही थी और किसी पे काम नहीं कर रही थी। सर अगर ये किसी पे और काम नहीं कर रही थी तो कैसे क्या होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। आखिर मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा था, तो मैं एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा था उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे कह दिया कि बोहर थियरी इज वैलिड फॉर, तो बोहर थियरी किस पे वैलिड है, तो बोहर थियरी अगर वैलिड किस पे है भाई, तो आपको अभी ऊपर क्या बताया मैंने एक ही इलेक्ट्रॉन पे वैलिड है। हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबको पता है, ठीक है। लिथियम की बात करें तो लिथियम के पास जो होता है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो आपको 3 मिल रहा है, लेकिन लिथियम प्लस कर दिया गया ना, तो लिथियम प्लस में से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसके पास तब भी 2 इलेक्ट्रॉन बचा। बेरिलियम की बात करें तो अभी तो ऑप्शन में बताया भी था मैंने, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपका ऑप्शन और ये ऑप्शन दोनों सही होते हैं। ये आपके बोहर थ्योरी दे देंगे, ये नहीं देने वाले। तो ऑप्शन में हमारा फर्स्ट और फोर्थ कहाँ सही है, सी ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन सही होगा, बाकी सब गलत हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने में। अंतिम क्वेश्चन की हम बात करें, और ये क्वेश्चन नहीं है, ये समझो एक डेरिवेशन की तरह मैं जो बता रहा हूँ ये सब आप समझने का प्रयास करें। पहला लिखा इफ रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिटल ऑफ एच एटम इन एक्स देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ सिक्स्थ ऑर्बिटल फॉर Be+2+3। अब देखिए इसको एमसीक्यूज में भी बना देगा, हम लोग पूरा सॉल्व करते हैं डिटेलिंग में। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा, अभी फॉर्मूला निकल के आया था, Rn = 0.529 मल्टीप्लाई एच स्क्वायर बाई में जेड, सॉरी एन स्क्वायर बाई में जेड, क्योंकि एच की वैल्यू तो हम रख के आए ना, एन स्क्वायर बाई में जेड और एंगस्ट्रॉम में आएगी वैल्यू। तो हमें क्या दिया है भाई, 2 ऑर्बिटल के लिए हाइड्रोजन के स्मॉल एटम की बात करें तो यहाँ 2 और एच लिख दीजिए, क्योंकि 2 लिखेंगे तो ये नंबर बता देगा एन का, और एच की बात तो एन का नंबर बता रहे हैं, यानी यहाँ पर 2, तो यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए कितनी होती है, 1 होती है, आपको सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 होती है।
अब यहाँ करना क्या है आप लोगों को, यहाँ करना क्या है कि इसकी वैल्यू आप देखेंगे तो ये आपको कह रहा है x के बराबर होगी, ठीक है। अब कह रहा है 6 ऑर्बिटल की बात करें तो 6 ऑर्बिटल में b+3 आएगा। 6 की वैल्यू वहाँ रख देंगे और b, क्योंकि b का जो एटॉमिक नंबर z होता है वो होता है 4, ठीक है, क्योंकि बेरिलियम में है तो 4 नंबर होता है, ठीक है। तो 4 यहाँ लिख देंगे। अब जो आप देख रहे हैं कि दोनों में इक्वेशन में हम डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को दोनों को डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो ये और ये दोनों कॉमन है तो ये दोनों कट जाएंगे और ये 2 में 1 है और ये 6 में 4 है। तो 2 में 1 मतलब क्या है, 2 पे स्क्वायर बाई में 1 है, तो 2 पे स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और 2 पे स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 कर दीजिए और 6 का हो जाएगा 6 × 6 और ये 4 ऊपर चला जाएगा। जब 4 ऊपर जाएगा तो ठीक है, तो कुछ वैल्यू निकल के आएगी क्या, अगर मैं इसे x मानूँ इसे y मानूँ तो x बाई में y का रेशियो बनेगा क्या, अगर y का निकालना क्योंकि भाई इस करस्पॉन्डिंग में चीज़ें निकालनी है तो y = हो जाएगा 9x/4। तो ये ऑप्शन आपको दिया रहेगा, उसमें आप लोगों को कैलकुलेट करके लगाना रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आया और पहली क्लास से मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि किस तरह से कैसे क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर आपको समझ में आया पूरा चीज़, ठीक है, तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा और ज्वाइन कीजिए आप लोगों को समझ में अगर आ रहा हो तो। धन्यवाद, जय हिंद।